Hello everyone, welcome to Economics Fundamentals. In our previous class, we have discussed the meaning of economics, the meaning of statistics, its function, scope, importance and limitations as well. So now we are moving ahead and it's time to discuss the first and the important step, the foundational step of a statistical investigation, which is called as the collection of data. Collection of data is very important as it provides the foundation for further statistical analysis. So before we proceed, first we should understand the sources of collecting data. So as I have written here, there are two types of sources, the primary and the secondary. अभी इंट्रोडक्शन यूनिट होने के बाद अब हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं. डेटा कलेक्शन के दो सोर्सेज हैं जहां से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स इज ए सोर्स इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन और इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ कलेक्ट्स इट. सिंपल है. प्राइमरी सोर्स में जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद डेटा को कलेक्ट करता है और डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन. इट इज ओरिजिनल इन नेचर. बट सेकेंडरी सोर्स में डेटा पहले से कलेक्टेड है और उस कलेक्टेड डेटा का इस्तेमाल करके हम अगर कुछ जानकारी निकाल रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज हमें पता करना है किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन में कोई फिल्म स्टार कितना पॉपुलर है या किसी फिल्म स्टार की पॉपुलरिटी अमंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. तो हम सीनियर सेकेंडरी अप टू हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों का जो है इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं. उनसे जानकारी हासिल करके हमने जो इंटरप्रिटेशन कर दिया, जो रिज़ल्ट निकाल दिया, दैट इज़ प्राइमरी डेटा. अब अगर someone is there somewhere else who wants to do the same study and if he is taking the help from our own study जो हमने पहले से पब्लिश कर दी, तो उसकी हेल्प जब वो लेकर के वही स्टडी अगर कर रहा है तो दैट बिकम्स द सेकेंडरी सोर्स फॉर हिम बिकॉज डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन completed by someone else and now it is being used by another person. तो इसमें प्राइमरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर ओरिजिनल इन नेचर. यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद या ओरिजिन से जो है डेटा कलेक्ट कर रहा है. जैसे हम लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हम सभी जानते हैं, जनगणना. जो सेंसस काउंटिंग होती है एट द गैप ऑफ एवरी 10 ईयर्स. ये 1881 में शुरू हुई थी पहली बार ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा और तब से ये अब तक कंटिन्यू हुआ. लेटेस्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था. तो ये डोर टू डोर एक्टिविटी होती है, न्यूमरेटर घर घर जाकर निकालते हैं, तो ये प्राइमरी है. अब सेकेंडरी डेटा कैसे होगा कि जो डेटा रिलीज हो चुका है, जैसे उससे ग्रोथ रेट हमें पता चली कि 1.67% की ग्रोथ रेट है. 2001 से पहले जो है वो 2.2% के हिसाब से बढ़ा. तो वो जो जानकारी हम हासिल कर रहे हैं दैट बिकम्स द सेकेंडरी, क्योंकि डेटा पहले से पब्लिश है. ठीक है. अब आपके एग्ज़ाम में, क्लास 11th के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा. तो इन्हें हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. पहला इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, जो मैंने बता दिया कि प्राइमरी जो डेटा है वो क्या है, ये वो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ कलेक्ट कर रहा है ना. कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ फ्रॉम ओरिजिन. ओके, ये आपका प्राइमरी है.
और सेकेंडरी क्या कहता है? सेकेंडरी कहता है कि डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड used by someone, used by someone for further statistical inquiry। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डेटा। डेटा है क्या, बताइए, जानते हैं आप लोग? देखिए, डेटा एक इकोनॉमिक जो इंफॉर्मेशन है विच इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो डेटा is economic facts presented या information presented in numbers, so it is called data। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो 11th क्लास के बच्चों का इंटेरोगेशन करके एंड ही कलेक्ट्स द मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th, सो दैट एग्जाम्पल विल बी बिलोंग टू द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। इफ द enumerator is getting or obtained the marks from the class teacher directly, from his class register or from the award list, then that source become secondary। clear है? Next, originality। yes, of course, the data which is collected by primary source is original in nature because it has never used before. Now it is collecting very first time from the origin, so of course it is original in nature। and secondary data is already collected, so it's not original in nature, we are taking the help from that। then cost। yes, if we are collecting the data with the use of primary source, then definitely it will be costlier as well as time consuming। the next feature is time factor। so primary data will be costlier as well as time consuming, whereas the secondary data will be less costlier as data is already collected and it is available in the form of prints। so publish data और इट मे बी अनपब्लिश डेटा। जैसे हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, वहाँ जो रिसर्च पेपर्स होते हैं दैट आर नॉट पब्लिश बट वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। उसके बाद आपका है रिलायबिलिटी। because primary data is original in nature and here investigator conducting the survey himself or herself, so it is more reliable than secondary data because secondary data may not be useful for us। सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम जानना चाहते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कौन सा फिल्म स्टार ज़्यादा पॉपुलर है, तो हो सकता है कि हमारी जो स्टडी हो वो ये हो कि हम जानना चाहते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा पॉपुलर है, या पहले वाले ने जो स्टडी की है वो मेल एक्टर के ऊपर स्टडी की है कि कौन सा एक्टर पॉपुलर है। तो ये दी data which is available for us already in the form of secondary data, it may or may not be useful for us। then precautions। while we deal with the primary source of data, then no more precaution is required because data is collected by us and it is original, and when we use the secondary source of data, then more precautions are required। so this is the all about the source of data and their distinction between each other। okay, so इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार आता है। अब now you can pause the video to note these points and then I will make you clear the methods for collecting data। So these are the methods of collecting primary data।
ये वो तरीके हैं जिनसे हम प्राइमरी डेटा से जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सीधे सीधे आप जो रिस्पोंडेंट है उस तक जा कर के उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं, उससे सवालात पूछ सकते हैं। जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर्सनली जा कर के, तो उसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सेकंड आपका है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी ये लगता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो शायद सही बात नहीं बता पाएगा, या किसी तरह की हेजिटेशन हो सकती है, या हो सकता है कुछ जो फैक्ट्स है वो छुपा ले, कुछ तथ्यों को छुपा जाए। तो उसके लिए हम फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। किसी और की मदद से, उसके साथियों की मदद से हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तीसरा इसमें है ये दिस वन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। द थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। कहीं कहीं इस तरह के एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, या जाना मान लीजिए पॉसिबल नहीं है, बट आपको प्राइमरी सोर्सेज या प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लोकल सोर्सेज की मदद से ले सकते हैं, या कॉरेस्पॉन्डेंस यानी जो पत्राचार करके हम जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। चौथा इसमें है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर और शेड्यूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी सर्वे करने के लिए। जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं, जो इंडिविजुअल रिस्पांस हम कलेक्ट करते हैं उसे हम सर्वे कहते हैं, और ये क्वेश्चनायर की मदद से हम कर सकते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो गया मेलिंग क्वेश्चनायर, ओके। एक तो हो गया मेलिंग क्वेश्चनायर, और एक हो गया इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर कौन होते हैं? जो रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को इन्यूमरेटर कहते हैं, इन्यूमरेटर मेथड। इसमें क्या होता है, मेलिंग क्वेश्चनायर में जैसे आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, गूगल फॉर्म आपने क्रिएट कर दिया, गूगल शीट आपने बना दी और उससे जो है रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लिए तुरंत, या फिर आप जो है डाक की मदद से कोई क्वेश्चनायर तैयार करके और जो रिस्पोंडेंट है उस तक पोस्ट कर दें। इवन आप रिटर्न करने के लिए भी उसे एक एनवलप लगा कर दे सकते हैं, उसमें जो सफिशेंट पोस्टेज स्टैम्प है वो भी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे जो रिस्पोंडेंट है उसे कोई एक्सपेंस बियर ना करना पड़े। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो रिटर्न ना आए, आपका जो क्वेश्चनायर है, रिस्पॉन्स है, वो आपको ना मिल पाए। तो इस तरीके से मेलिंग कर सकते हैं हम क्वेश्चनायर को। और दूसरा है इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड का मतलब है कि जो एक्सपर्ट्स है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद जा कर के जो है रिस्पॉन्स हासिल करेगा। इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चनायर या शेड्यूल की मदद से जो है ये किया जा सकता है। आप इसमें इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं, जो इन्यूमरेटर जा कर के वहाँ जो है इंटरव्यू ले सकता है। उसमें आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है कि टेलीफ़ोन की मदद से जो है उससे पूछ लिया जाए रिस्पोंडेंट से। ऐसा उन इलाकों में या उन जगहों पर किया जा सकता है जहां डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जहां पर पॉसिबल नहीं थी, वहां पर ये तरीका अपनाया जा सकता है। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चनायर की बात हुई है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर तो आपने बना लिया, लेकिन एक अच्छे क्वेश्चनायर की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर, अदरवाइज़ जो आपका जो रिस्पॉन्स है या जो भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है वो फिर जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगी अगर आपके क्वेश्चनायर में कमियां रह जाती हैं तो। सो क्वेश्चनायर मस्ट पजेस दीज क्वालिटीज़, है ना।
पहला ये होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल। सिंपल होना चाहिए। जो क्वेश्चन आयर है वो क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना जो है वो आसान हो, है ना। और ये क्या होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक। यानी पहले आप जनरल सवाल पूछेंगे, उसके बाद ही जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है वो पूछा जाएगा। जैसे आपने पूछा कि आपके इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो ठीक है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले पूछ लिया कि आर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड एंड इज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ रेगुलर इन योर एरिया। तो इस तरह नहीं, है ना। तो जनरल टू स्पेसिफिक होने चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, और इट शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर। वही ऑर्डरिंग जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि सही ऑर्डर में आप सवाल पूछें, पहले क्या पूछना है बाद में क्या पूछना है, वो आपको जो ऑर्डरिंग है वो पता होनी चाहिए। सो क्वेश्चन आयर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो बोर हो जाएंगे और वो सही से इसका रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ये बड़ा नहीं होना चाहिए और करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। इट should not possess ambiguous questions। ओके, सो ambiguous questions भी इसमें जो है नहीं होने चाहिए। I think you can pause the video to note it down, then I will tell you some more features of a good questionnaire। So मैं आप लोगों को qualities of a good questionnaire बता रहा था। इसके अलावा क्वेश्चनायर में कुछ और क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चनायर में जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया कि ये नहीं कि हाउ मच यू स्पेंड ऑन योर क्लोथिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। आप क्वेश्चन इस तरह पूछेंगे कि यू स्पेंड ऑन क्लोथिंग, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जैसे 2000 इन ए मंथ, 200 इन ए मंथ, 1000 इन ए मंथ, लाइक दिस। सो एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन टू द पॉइंट होने चाहिए, प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए। उनका जो रिस्पॉन्स है या उनकी जो मीनिंग है क्वेश्चंस की, दैट शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन जो है दो तरह के हैं, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहाँ पर 2, 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ट्रू, फॉल्स, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि हाउ डू यू फील अबाउट डीमोनेटाइजेशन। सो इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। एवरीबडी विल record his or her own experience regarding the demonetization। तो इस तरीके से जो क्वेश्चनायर है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा क्वेश्चनायर बनेगा और आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करेगा। अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज़ कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। फर्स्ट, published, which has been written by me on the board, and second one is unpublished. So published source are those sources which have been published so far, like
द गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। सो ये डेटा पब्लिश करती है जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये जो है इसमें आते हैं, जैसे आपका है एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे या गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट बजट, okay. These are the examples of government publications. semi government publications में आपका जो है जो corporations हैं, निगम हैं, पंचायत हैं, उनके जो डेटा पब्लिश होते हैं उसको जो है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में रखा जाता है। तीसरा आपका है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। सरकार वक्त वक्त पे बहुत सारे कमीशंस अपॉइंट करती है, जैसे पे कमीशन होता है और 10 साल में पे कमीशन, वित्त आयोग जिसे हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने के लिए किया जाता है। एजुकेशन कमीशन सरकार बैठाती है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हुई है 2020। तो ये सारे जो कमीशंस रिपोर्ट्स होते हैं वो इसमें आते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं और उनके अपने पब्लिकेशंस होते हैं, वो सारे भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। देन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जैसे आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ा है ना, बिजनेस टाइम्स आपने देखा, फाइनेंशियल डेटा आपने लिया जर्नल से, तो ये न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स ये भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन एट्सेट्रा, जैसे आपने नाम सुना होगा FICCI, फिक्की, जो सबसे बड़ी जो है हमारे यहाँ क्या है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसका है आपका दिस फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़, ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी। सो FICCI, इस तरीके से इनके जो पब्लिकेशंस होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं डेटा कलेक्शन का। रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल स्कॉलर्स, जो इंडिविजुअली हम लोग जैसे रिसर्च करते हैं, PhD हासिल करते हैं, उसमें जो इंडिविजुअल स्कॉलर्स के जो पब्लिकेशंस होते हैं वो हैं आपके, जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो बुक लिखते हैं, तो वो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, आप बुक पढ़ लें, चाहे आप TR जैन, VK ओरी की पढ़ लें, सुभाष डे की पढ़ रहे हैं, संदीप गर्ग पढ़ रहे हैं, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इसके अलावा जैसे IMF है और आपका वर्ल्ड बैंक है, या आपका WHO है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अपने डेटा पब्लिश करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के। सो आई होप नाउ द पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर अमंग यू दैट व्हाट आर द secondary source of secondary data in the form of published. Now there are certain unpublished source of data. So second आपका है unpublished source। देखिए बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे उनके अपने रिसर्च पेपर्स होते हैं, बट दे आर नॉट पब्लिश्ड, वो ऐसे ओपनली कहीं पब्लिश नहीं होते। बहुत सारी ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करती है, बट दे डोंट पब्लिश दैट। तो वो डेटा जो पब्लिश्ड नहीं हुआ, किसी ना किसी फॉर्म में, वो प्रिंट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें अगर उसकी ज़रूरत है, यूज़ करना है, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो वो जो डेटा होता है दैट इज़ कॉल्ड अनपब्लिश्ड। तो सेकेंडरी डेटा हैज़ टू टाइप्स इन द पब्लिश्ड फॉर्म, एज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिश्ड फॉर्म्स, and this another source of data is in the form of unpublished.
सो अनपब्लिश्ड फॉर्म में भी बहुत सारे स्कॉलर्स के हमारे पास वर्क हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हो सकता है, बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशंस या यूनियंस हैं जो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती हैं, बट दैट इज़ नॉट पब्लिश, बट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल. सो दिस इज़ व्हाट the sources of data is all about, the primary sources and secondary sources. The data which are collected from the primary sources is known as primary data. The data which is collected from the secondary sources is known as secondary data. So I hope you all are getting. Thank you very much.